जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डिस्कस द मेनी टॉपिक्स। और लास्ट हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने फंक्शन से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स को डिस्कस किया। फंक्शन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, क्योंकि जैसे ही हम फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। इससे पहले हमने जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, सीक्वेंशियल को, सिलेक्शन को, रेपिटिशन को, ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. Now we are going to discuss the structure programming. Our program is divided into different modules कि हम अपने प्रोग्राम को different functions में डिवाइड कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम डिवाइड हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग. और जब हमने फंक्शन से रिलेटेड स्टूडेंट लेक्चर स्टार्ट किए थे, हमने देखा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट अ फंक्शन. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का एक पूरा प्रोग्राम लिख के, सिलेक्शन का, रेपिटिशन का, कि कैसे ये प्रोग्राम हमारे एग्जीक्यूट होते हैं स्टेप बाय स्टेप. और फिर हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हमारा कंट्रोल मेन से दूसरे फंक्शन में ट्रांसफ़र होता है और कैसे हमारा कंट्रोल वापस आता है. तो इंशाल्लाह आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द फंक्शन, क्योंकि हमने फंक्शन को क्रिएट करना सीख लिया. उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर हमने कुछ बातें डिस्कस की थी. हमने कहा था कि एक फंक्शन डिक्लेरेशन होती है, फिर विद इन द मेन प्रोग्राम फंक्शन को हम कॉल करते हैं और उसके बाद हमारी एक फंक्शन डेफिनेशन होती है. तो आज इन सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. सो हमारे टॉपिक का आज का नेम है जी रूल्स फॉर यूजिंग फंक्शन. कि जैसे ही आप एक प्रोग्राम लिखने लगे हैं जिसके अंदर आपने फंक्शंस को यूज़ करना है, तो उसके रूल्स क्या हैं. स्टूडेंट, उसमें आपने फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी है, फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है और फंक्शन की डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है. आपने इन चीज़ों को जस्ट अंडरस्टैंड करना है. हम जैसे ही ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इनके बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, फिर हम एक प्रोग्राम राइट करके इन सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. अभी जस्ट आपने इन चीज़ों के बारे में सिंपल अपने माइंड में रखना है कि ये क्या होता है. जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन है. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम वी आर गोइंग टू डिक्लेयर अ फंक्शन. और कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? जहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं मीन टॉप के ऊपर, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, वहाँ पे आपने इस फंक्शन को डिक्लेयर करना है. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इज अ मॉडल ऑफ अ फंक्शन. तो फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है? हमारे फंक्शन का मॉडल. और बेसिकली मॉडल क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे हम मूवी देख रहे होते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि कोई जो बड़ा बिजनेसमैन है वो प्लान कर रहा होता है कि मैं एक बड़ा सा टावर जो है वो बनाना चाहता हूँ, एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ. तो नॉर्मली उसके सामने उसका मॉडल पड़ा होता है, तो उसको देख के फिर वो बिल्डिंग बनाई जाती है. तो बेसिकली जैसे ही हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस फंक्शन का मॉडल पहले लिखते हैं, तो इसका मतलब है हम कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि भाई हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज़ हो रहा है जो किस तरह से काम करेगा, वो कैसा है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, उसका नेम क्या है, उसमें वेरिएबल पास कितने कर सकते हैं, कोई वैल्यू वापस रिसीव कैसे कर सकते हैं, ये रिटर्न टाइप क्या होती है, नेम क्या होता है, पैरामीटर्स को पास कैसे करते हैं. ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. जी स्टूडेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रोटोटाइप. फंक्शन डिक्लेरेशन को स्टूडेंट हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं. इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शन. तो बेसिकली फंक्शन डिक्लेरेशन हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसके लिए? कंपाइलर के लिए. हम अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड करने से पहले ही अपने कंपाइलर को बता देते हैं. जैसे हम हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, तो बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस कंपाइलर के लिए होते हैं, क्योंकि विद इन द मेन प्रोग्राम हम जो प्रिंट एफ यूज़ कर रहे होते हैं, स्कैन एफ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इनकी तमाम जो एक्सप्लेनेशन होती है ये हमारी हेडर फाइल्स के अंदर स्टूडेंट पड़ी होती है. तो सो बस इतना ही याद रखना है कि हमने जब भी कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है तो उसको पहले डिक्लेयर करना है, और वो कंपाइलर के लिए हमारी इन्फॉर्मेशन होती है. जी स्टूडेंट,
जब हम अपने फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर फंक्शन का नाम होना चाहिए, फंक्शन की रिटर्न टाइप होनी चाहिए और नंबर एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स कि आप उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल्स भिजवा रहे हैं कि नहीं भिजवा रहे, या कोई वापस वैल्यू रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी ये बात ज़्यादा अच्छे से आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे क्योंकि जब मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूँगा और उसमें हम रिटर्न टाइप भी लिखेंगे, नेम भी लिखेंगे और पैरामीटर्स को पास करेंगे, वो एक फंक्शंस उन पैरामीटर्स को कैच करेगा और फिर वापस वहाँ से हम वैल्यूज़ को रिसीव करेंगे, देन आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट हम फंक्शन डिक्लेरेशन को इस तरह लिख सकते हैं, void show and void, this is the return type। void mean कुछ भी ये फंक्शन हमें रिटर्न नहीं कर रहा, show उसका नाम है और इसमें कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे। तो ये पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, नेम लाइन है और एक वेरिएबल हम पास करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे जिसकी डाटा टाइप करैक्टर होगी। तीसरी सिचुएशन ये है कि ये रिटर्न टाइप यहाँ पे इंटीजर है, नेम क्यूब है और जो वेरिएबल हम एक पास करेंगे वो इंटीजर है। ये तीन तरह से हम अपना फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं और ये सारी बातें हम जब एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहला हमने डिस्कस किया कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है, ये टॉप वॉइड मेन से टॉप के ऊपर हम डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद आप मेन प्रोग्राम स्टूडेंट लिखते हैं, हम लिखते हैं वॉइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने फंक्शन को कॉल वॉइड मेन के अंदर करना बाय इट्स नेम, सिर्फ उसका नाम लिखना है तो वो कॉल हो जाएगा। जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा तो हमारा कंट्रोल ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे, तो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फंक्शन कॉल हमारे पास क्या है, अ स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स अ फंक्शन, कि जैसे ही फंक्शन का नाम लिखा हो तो वो फंक्शन अपना काम करना शुरू हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। अ फंक्शन इज कॉल्ड विथ इट नेम। जैसे क्लास में स्टूडेंट, मैंने किसी भी स्टूडेंट को चाहता हूँ कि खड़ा हो जाए, तो जब तक मैं उसका नाम नहीं लूँगा वो कैसे खड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल करना है बाय इट्स नेम। इफ देयर आर मैनी पैरामीटर्स दीज आर सेपरेटेड बाय कामा। फॉर एग्जाम्पल आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को भिजवा रहे हैं तो आप उसको ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरह कॉमा के साथ उनको सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आप इफ़ यू आर नॉट पासिंग द एनी पैरामीटर तो देन जो हमारी ब्रैकेट्स हैं वो सिंपल ब्लैंक हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इस तरह फंक्शन को कॉल करना है। पहली बात, फंक्शन को डिक्लेयर करना है वाइड मेन से ऊपर, फंक्शन को कॉल करना है इन द मेन फंक्शन। दो बातें हमने सीख ली। तीसरा, फंक्शन डेफिनेशन, कि वो अब फंक्शन काम क्या करेगा, जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे उसके अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट चलेंगी, वो क्या काम करेगा, वो सब हमें फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। अ फंक्शन डेफिनेशन अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट एक्सप्लेन व्हाट अ फंक्शन डज, ये फंक्शन कर क्या रहा है। अब फंक्शन डेफिनेशन लिखी कहाँ जाती है, जैसे हमें पता है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना है टॉप पे, फंक्शन को कॉल करना है मेन फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन डेफिनेशन को स्टूडेंट आप बिफोर मेन भी लिख सकते हैं, मेन के बाद भी लिख सकते हैं और किसी सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें याद रखनी है, जो रूल्स हैं। अगर आप मेन फंक्शन से पहले अपने फंक्शन को उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फंक्शन डिक्लेरेशन की। पहली बात, अगर आप आफ्टर मेन फंक्शन के बाद, और हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि मेन के फंक्शन के बाद लिखें, इसको ज़्यादा अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो फिर फंक्शन को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और उसके बाद सेपरेट फाइल, अपने प्रोग्राम के अलावा किसी सेपरेट फाइल के अंदर भी आप इस फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए याद रखना है स्टूडेंट कि जैसे आप प्रोग्राम लिखते हुए हैश इंक्लूड stdio.h को हेडर फाइल को इंक्लूड करवाते हैं, फिर इस फाइल को भी प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करवाना पड़ेगा। ये तीन बातें वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपने। फंक्शन डिक्लेरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ फंक्शन डेफिनेशन इज रिटन बिफोर द मेन। तो ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने डिस्कस किया स्टूडेंट फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, इसको प्रोटोटाइप भी कहते हैं, फंक्शन कॉल क्या है और फंक्शन डेफिनेशन क्या है। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ये सारी चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। जस्ट एक सेकंड मुझे दें, मैं ये दोबारा से मुझे थोड़ा सा ये रिमूव करके स्टूडेंट लिखना पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि हम एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे
जिसकी मदद से हम आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन कॉल क्या है और फंक्शन डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक प्रोग्राम लिखा है कि कंप्यूटर हमसे कोई भी नंबर मांगे और उसके बाद हमें वापस उसका क्यूब रिटर्न करे। इसको हम सिक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी इस प्रोग्राम को लिख सकते थे, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन भी लिख सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ लूप भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ फंक्शन इस प्रोग्राम को हम लिखें। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस प्रोग्राम को इसी तरह हेडर फाइल को इंक्लूड किया। ये है हमारी डिक्लेरेशन। ये देखिए, हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर, और इसका नाम क्या है, क्यूब, और जो वेरिएबल या पैरामीटर हम पास करेंगे वो भी एक वेरिएबल होगा, लेकिन उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। अब स्टूडेंट, आपने इसको देखे, अंडरस्टैंड किया कि इस फंक्शन के अंदर जो रिटर्न होगा, जो डेफिनेशन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करेगी, वो इंटीजर होगी। इसका नाम क्यूब होगा। ये जहाँ पे भी नाम यूज़ होगा इस प्रोग्राम के अंदर हमेशा क्यूब होगा। और हम फंक्शन को जो वेरिएबल पास करेंगे, फंक्शन जब कॉल करेंगे तो उसको हम एक वेरिएबल भिजवाएंगे तो वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास वॉइड मेन है। स्टूडेंट, हमने एक वेरिएबल लिया n और c। तो मेमोरी के अंदर क्या हुआ कि मेमोरी के अंदर एक n के नाम और एक c के नाम की हमें रिजर्व होगी जगह। जी स्टूडेंट, स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर नंबर। हमने नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमने एंटर किया 5, तो इसका मतलब है वो 5 किसको मिलेगा, n को। तो इस वक्त n के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है 5 है। अब देखें, हम फंक्शन को स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं उसके नाम से, ठीक है। ये देखिए, मैंने कहा था लास्ट कि जब भी फंक्शन को कॉल करना है सिंपल उसका नाम लिखना है। और आप देखें, ये जो हमारी ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर मैंने n लिखा है। अब हुआ क्या है कि ये जो पैरामीटर था इंटीजर, तो यहाँ पे देखें हमने इंटीजर एक n लिया है, उसको scanf करवाया है। अब वही n इंटीजर हम पास कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ है और यहाँ से एक वेरिएबल हम भिजवा रहे हैं जिसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 5 पड़ी हुई है। तो सबसे पहले हमारा कंपाइलर क्या करेगा, ढूंढेगा कि ये फंक्शन कहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये देखें जी, ये फंक्शन है आपका क्यूब, तो ये इसको ढूंढता हुआ यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे क्यूब के पास। अब ये वेरिएबल भी हमने साथ में भिजवाया है, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर, हम इसको बोलते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये भी इसके साथ ट्रांसफर होगी और ये किसको आके मिलेगी, इस पैरामीटर। तो हमारा n के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है स्टूडेंट, वो किसको मिलेगी, एक और इंटीजर वेरिएबल है जिसका नाम num है। आप स्टूडेंट एक ही वेरिएबल को दो जगह पे यूज नेम, सेम नेम को यूज नहीं कर सकते, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे हमने लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं देखें लिखता हूँ n इज इक्वल टू m, तो क्या हो सकता है, m की वैल्यू मैं क्या दे रहा हूँ, n को। या मैं अगर लिखता हूँ m इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू मैं किसको दे रहा हूँ, m को। तो ऐसा तो पॉसिबल है। तो हमने अब देख लिया कि कैसे हम इसको डिक्लेयर करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं और कैसे ये हमने जो वेरिएबल scanf किया था इसको कैसे भिजवाया हमने। तो सबसे पहले तो उसने देखा कि कहाँ पे है ये क्यूब की डेफिनेशन, तो वो इस डेफिनेशन में चला गया और फिर जो वैल्यू हमने यहाँ से भिजवाई है वो यहाँ पे n वेरिएबल हमने यूज किया है, लेकिन ये वैल्यू को रिसीव कौन करेगा, num। दिस इज कॉल्ड द एक्चुअल पैरामीटर एंड दिस इज कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। इसको भी लेटर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फंक्शंस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इंटीजर जो num है उसने वैल्यू रिसीव की 5, तो ये जैसे ही यहाँ पे एंटर होगा तो num की वैल्यू 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो अब इसका जो भी आंसर होगा वो रिटर्न होगा। ये लिखा हुआ है रिटर्न, तो ये कहाँ पे रिटर्न होगा, ये देखें ये यहाँ पे रिटर्न होगा। जी स्टूडेंट, तो ये c इज इक्वल टू जो हमने क्यूब लिखा था, तो c को ये वापस जवाब मिलेगा रिटर्न होके। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने इसको डिक्लेयर भी कर लिया है, फंक्शन को कॉल भी कर लिया और इस फंक्शन की डेफिनेशन को भी हमने देख लिया कि ये कैसे वर्किंग करता है। तो अब जो हमारा आंसर है वो किसके अंदर पड़ा हुआ है, c के अंदर। तो आप इस c को सिंपल प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट f स्क्रीन पे लिखा आएगा क्यूब इज इक्वल टू, हमने इस c को प्रिंट करवाया तो उसके आगे ये हमारा क्यूब प्रिंट होगा। तो स्टूडेंट हमने देख लिया
कि इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं और ये रिटर्न टाइप इंटीजर है। तो देखिए इस फंक्शन ने या फंक्शन डेफिनेशन ने हमें जो वैल्यू रिटर्न की वो इंटीजर, तो आपने अब अंडरस्टैंड कर लिया। इसका नेम क्यूब है, तो ये यहाँ पे भी क्यूब यूज हुआ है, कॉल में भी क्यूब यूज हुआ है और डेफिनेशन में भी क्यूब यूज हुआ है। अब तीसरी बात कि इसमें जो हम वेरिएबल पास कर रहे हैं पैरामीटर, वो एक इंटीजर वेरिएबल है। तो यहाँ पे देखें हमने स्क्रीन पे लिखा एंटर नंबर, और जो नंबर हमने एंटर किया वो n को दिया, और n एक इंटीजर वेरिएबल है, और ये हमने इंटीजर वेरिएबल भिजवा दिया किसको, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो हमारा वेरिएबल है इसको रिसीव करेगा। तो हमने जो जो यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट, हमने उसको फॉलो किया। तो इस तरह हम अच्छे से आई होप कि अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन एंड हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन स्टूडेंट यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।